हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था धातुकर्म को, और धातुकर्म में जो जो पद प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि धातुकर्म क्या होता है और धातुकर्म में हम शुद्ध धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया आपको बताई गई थी वहां पे, उसमें सबसे पहला एक था हमारा अयस्कों का सांद्रण, दूसरा था उनका पृथक्करण डेट मीन्स निष्कर्षण, और लास्ट था आपका शोधन। ठीक, ये तीन स्टेप थे जो उसमें आपको बताए गए थे, जिनपे एक पे हमने डिस्कशन किया था आपसे, जैसे अयस्कों की सांद्रण के लिए, जहां पे मैंने कुछ विधियां बताई थी आपको। एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा आपका था चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा आपका जो था वो फेन प्लवन विधि, जहां मैंने आपसे कहा था कि फेन प्लवन विधि काफी महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो मैं इन टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। उससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, साथ साथ वीडियो को अंत तक देखा करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उनके आंसर भी दिया गया। ठीक है, दिया करें सब लोग। तो अब इसमें आपको पहले मैंने ये बताया हुआ था कि जो अयस्कों का सांद्रण है, जो अयस्कों का सांद्रण है उसमें बताया गया था जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। अयस्कों में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। ठीक है, तो जो सांद्रण आपको बताया गया, इस सांद्रण के लिए कौन कौन से पद प्रयोग किए गए थे? तो आपको पहले एक बताया गया था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा बताया गया चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा आपको बताया गया था फेन प्लवन विधि। अब अगर हम बात कर ले गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की, तो इसमें हमें यह बताया गया था कि इस विधि में हम ऐसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिनमें हल्की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं। इन अयस्कों में ऐसे अयस्कों का, इन विधियों में ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो जिनमें हल्की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इस विधि में मैंने आपको बताया हुआ था कि इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक ढालू सतह पर रखा जाता है और जल की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। फलस्वरूप हल्की अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं, अयस्क के भारी कण पीछे से रह जाते हैं। ठीक, जहां पे आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया गया था कि इसमें Fe2O3। दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण में आपने ये बताया था कि इस विधि का प्रयोग आप तब करते हैं जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है। तो इस विधि के अंतर्गत आपको बताया गया, इस विधि में धातु के दो रोलर होते थे जिस पर एक चमड़े का पट्टा लगा होता था। इसमें एक स्थिर होता था और दूसरा गति करता था। अयस्क को बारीक पीसकर हम चमड़े के पट्टे के ऊपर गिराते हैं और रोलर को चलाते हैं। फलस्वरूप जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो रोलर के समीप गिर जाता है और अनचुंबकीय पदार्थ ढेर के रूप में वहां रोलर से दूर गिर जाता है। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। और इसमें आपको बताया गया था कि SnO2 जैसे जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण आप करते हैं। फिर एक बताया गया आपको फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि में आपको ये बताया गया था कि इस विधि के द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि के द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और आपने ये बताया था इस विधि में जल से भरे एक टैंक में, क्या करते हैं? अयस्क को बारीक पीसकर भिगो दिया जाता है। इस विधि में जल से भरे एक टैंक में क्या करते हैं? अयस्क को बारीक पीसकर भिगो देते हैं। इसमें चीड़ का तेल, वसा अम्ल और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाया जाता है। फिर इसके पश्चात इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप अयस्क के जो कण रहते हैं, अयस्क में जो अशुद्धियां रहती हैं, वो नीचे जल के साथ संयोग करके नीचे बैठ जाती हैं, और जो अयस्क के कण रहते हैं, जो उसमें पदार्थ रहते हैं, वो फेन के रूप में, वो चीड़ का तेल या वसा अम्ल के साथ अभिकित होकर के फेन के रूप में सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिनको बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है और अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इतनी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस की हुई थी, उसको एक बार सभी लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
अब आपको आगे आज जो पढ़ना है उसकी दूसरी मेथड जो है वो धातु का निष्कर्षण। क्या है वो? धातु का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखिए धातु का निष्कर्षण मतलब क्या हुआ कि जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क है उनमें से धातु के भाग को बाहर करना। सांद्रित अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु का निष्कर्षण कहलाती है। सांद्रित अयस्क जो आपने ऊपर अभी प्राप्त किया है, उस अयस्क में जो धातु के भाग हैं, जो धातु का कुछ अंश उसमें विद्यमान है, उसको आप वहां से अलग करते हैं। वही प्रक्रिया होती है धातु का निष्कर्षण। ठीक है। अब धातु के निष्कर्षण के अंतर्गत क्या क्या मिलते हैं हमें? तो पहला एक मिलता है निस्तापन, दूसरा मिलता है आपको भर्जन, और तीसरा मिलता है यहां पे प्रगलन। ठीक, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। निस्तापन ये कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग। ठीक है। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, ये तीन चीजें हैं जो धातु के निष्कर्षण में यूज की जाएंगी। अब यहां पे समझना क्या है कि इन दोनों प्रोसेस में पहले हमें क्या करना है? धातु का ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। समझना इसको बस अच्छे से। यहां पे क्या करना है? निस्तापन और भर्जन के अंतर्गत हमें क्या मिलेगा? धातु का ऑक्साइड। मतलब जो भी पदार्थ मुझे दिया जाएगा उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? धातु के ऑक्साइड में करना है। ठीक। अब यहां पर जो प्रगलन आपका होगा, ये जो धातु ऑक्साइड मिलता है यहां धातु प्राप्त करेंगे, धातु का, धातु की नहीं, इसमें आप लिख सकते हैं केवल धातु, अशुद्ध धातु लिख देते हैं, अशुद्ध धातु, ये मिलेगा। मतलब धातु ऑक्साइड से हम धातु को अलग करते हैं। धातु को अलग करना मतलब इसमें धातु को अलग करना, अलग करना। ठीक है, ये मतलब होगा निस्तापन और भर्जन। इसके द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? धातु का ऑक्साइड। और इसमें प्रगलन के अंतर्गत क्या होगा कि जो अशुद्ध धातु रहेगा उसको अलग करना है। अशुद्ध धातु का मतलब क्या हुआ कि धातु में धातु रहेगी लेकिन कुछ न कुछ अशुद्धियां इसमें भी विद्यमान रहेंगी, जिसको हम आगे शुद्ध करेंगे। तो चलिए फिर इसमें बात करते हैं पहले निस्तापन और भर्जन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हटा देते हैं, पहले नोट कर लिया सभी ने कि धातु के निष्कर्षण में क्या हुआ, जो अशुद्धियां हैं अयस्क में उनको आप वहां से अलग कर रहे हैं। ठीक, और धातु को वहां से अलग करते हैं, मतलब कि अशुद्धियों को अलग करेंगे और धातु को अलग करेंगे। तो ये होगी आपकी निष्कर्षण। अब किस माध्यम से अलग करेंगे तो उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला जो आपका निस्तापन मीन्स कैल्सिनेशन की अगर हम आपसे बात करें तो कैल्सिनेशन में ये कहा जाता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या कहीं कहीं आपको मिलता है कि बहुत कम मात्रा में, वायु की बहुत कम मात्रा, मतलब मैंने क्या कहा कि इस विध में जो आपके सांद्रित अयस्क ऊपर मिले हुए हैं उनकी आप बात कर रहे हैं। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में, जहां मैं वायु की अनुपस्थिति बोल रहा हूं वहां पे कहा जाता है सीमित मात्रा में वायु हो या कम मात्रा में रहे, ऐसा भी कहीं मिल सकता है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति ही मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलेगी। तो बताया ये गया पहले क्या कि पहले इस विध में जो सांद्रित अयस्क मिले थे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक, इस प्रक्रिया में क्रिस्टलन जल, धातु ऑक्साइड, क्रिस्टलन जल, नमी,
इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड जब हमको प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से, जब उसमें आप क्रिस्टलन जल को बाहर निकालते हैं या फिर जो उसमें नमी है उसको बाहर निकाल देते हैं या कुछ जो उसमें वाष्पशील ऑक्साइड है उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। क्या बताया पहले कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इस प्रक्रिया में वाष्पशील ऑक्साइड, क्रिस्टलन जल और नमी बाहर निकलते हैं। वाष्पशील ऑक्साइड, क्रिस्टलन जल और नमी बाहर निकलते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे क्रिस्टलन जल का मतलब हुआ, मान लीजिए कहीं आपको दिया गया है Al2O3 इंटू 2H2O और आप इसका निस्तापन करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो क्रिस्टलन के जल हैं ये ऐसे निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहां पर आपको धातु ऑक्साइड मिल गया। ठीक है भाई, इसका मेन उद्देश्य क्या है, धातु ऑक्साइड ही बनाना, तो धातु ऑक्साइड आपका बन रहा है। ऐसे एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, Fe2O3 इंटू 3H2O, हेपेटाइट नाम है इसका। तो यहां पर क्या मिल जाता है, सॉरी ये लिमोनेट है, Fe2O3 प्लस 3H2O। ये देखिए यहां पर भी धातु ऑक्साइड मिल गया। दूसरा आपसे कहा गया कि वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में, वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में, जैसे मान लीजिए आपने ले दिया यहाँ पे पहले एक ले लेते हैं, नमी वाले लिखा लेते हैं, जैसे AlOH का होल थ्राइस है और इस AlOH की होल थ्राइस में क्या होता है कि जब आप इसको हीट करते हैं तो जो इसके अंदर नमी रहती है वो बाहर निकल जाती है। जैसे देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Al2O3 प्लस H2O में। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। और बात हुई जैसे वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में, तो वाष्पशील ऑक्साइड जैसे देख लीजिए आप ले सकते हैं FeCO3 को, ये कन्वर्ट होता है FeO प्लस CO2 में। फिर आप ले सकते हैं ZnCO3 को, यहां मिल जाएगा ZnO प्लस CO2। ये सभी क्या है, वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो रहे हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो आपकी है वो किसके अंतर्गत आती है, निस्तापन के अंतर्गत आती है। फिर से सुन लीजिए एक बार, क्या बताया गया कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन प्रक्रिया में आपको बताया गया कि क्रिस्टलन जल, नमी और वाष्पशील ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल सामने आपके। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से। फिर अगर दिक्कत होती है कुछ तो आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें सब नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ अगली प्रोसेस। जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया सभी ने? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब देखिए अगली प्रक्रिया क्या है। अगली प्रक्रिया भी इसी जैसी है और वो है भर्जन। वो क्या है, भर्जन, जिसको आप रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सेम परिभाषा रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। वहां पर बताया गया था क्या, बहुत कम मात्रा होगी या तो फिर अनुपस्थिति होती है, और यहां क्या रहता है, वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। क्या सुना आपने, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, भर्जन। ठीक है, भर्जन प्रक्रिया में जो वाष्पशील ऑक्साइड होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जैसे सल्फर की अगर उसमें शुद्धि है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा SO2 के रूप में। आर्सेनिक की है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में, AH2O3 के रूप में। ऐसे ही एंटीमनी की उपस्थिति है तो वहां पे वो एंटीमनी ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहां पर चीजें आपको समझनी यही है। जैसे मान लीजिए
हमें दे दिया गया ZnS और हमने इसका भर्जन करवाया। तो भाई भर्जन और निस्तापन का मेन उद्देश्य क्या था? भर्जन और निस्तापन कराने का मेन पर्पस क्या था हमारा? धातु ऑक्साइड को प्राप्त करना। तो आप देखिए जब यहाँ जिंक सल्फाइड है तो ये S क्या होगा, यहाँ से अगर निकल रहा है तो इसके स्थान पे ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। तो मतलब यहाँ जिंक ऑक्साइड में धातु ऑक्साइड मिल गया और साथ में यहाँ से SO2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगी। समझ पा रहे ना? ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे कि FeS हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका FeO और SO2 में। हाँ, बैलेंस करना चाहते हैं इसको आप तो बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से। ऐसे ही आप इसको भी दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके आगे देख लीजिए। जैसे ये तो हो गया, कुछ ऐसे होते जो जहां पर मान लीजिए CuFeS2 दिया है, इसका हम लोग करवाते हैं। तो भाई इसमें दो धातु है, दोनों धातुओं के ऑक्साइड बना लेते हैं। एक Q प्लस ऑक्साइड बन जाएगा, एक FeO बन जाएगा और एक SO2 बन जाएगा। इस तरह से इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। 2FeO हो जाएगा और 4SO2 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 1 7 14। तो इसको ऐसा करेंगे, इसको 4 लिखिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा और इस चीज में देखिए कैसे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 यहाँ पे 6 हो गए और 2 16, 8 गुना 16। तो इसमें क्या हुआ, 16 ये हो गए, 16 और 4 20, 2 22 और यहाँ पे तो आपको 11 लिखना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक, इस तरह से आप दिखा सकते हैं क्या पर्पस था हमारा, धातु ऑक्साइड को बनाना। धातु ऑक्साइड यहाँ बन रहा है, यानी भर्जन और निस्तापन कराने का मेन पर्पस क्या है? धातु ऑक्साइड को निर्मित करना। ठीक, ये दो प्रोसेस समझ में आ गई सबको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। हो गया, आगे बताएं। चलिए अब अगली प्रक्रिया है प्रगलन की। प्रगलन मतलब स्मेल्टिंग। पूछा ये भी गया है, प्रगलन स्मेल्टिंग ये क्या कहता है? जो ऊपर आपने अभी सांद्रित या भर्जित अयस्क लिया, क्योंकि अब मुझे यहां से धातु को निष्कर्षित करना है, धातु को यहां से अलग करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रगलन के अंतर्गत निस्तापित या भर्जित अयस्क को, निस्तापित या भर्जित अयस्क को, निस्तापित या भर्जित अयस्क को कोक और उचित गालक, कोक और उचित गालक मिलाकर सांद्रित भर्जित या निस्तापित अयस्क को, भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक और उचित गालक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। क्या कहा आपने? भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन प्रक्रिया जो होती है वो वात्या भट्ठी में कराई जाती है। प्रगलन प्रक्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है, जबकि निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया जो होती है वो प्रावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। सुना सभी ने? क्या कहा मैंने कि सांद्रित जो अयस्क आपका था उसका अगर हम लोग यहाँ पर निष्कर्षण कर रहे थे, उसके द्वारा धातु ऑक्साइड प्राप्त कर रहे थे, तो उसके लिए जो भट्ठी यूज, जो फर्नेस यूज होगी वो आपका कौन सा होगा? प्रावर्तनी भट्ठी। कौन सी? प्रावर्तनी भट्ठी होगी। लेकिन प्रगलन कराने के लिए आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? वात्या भट्ठी। समझना सब लोग? तो मैंने बताया कि आपको इसमें कि भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है।
और प्रगलन प्रक्रिया को वात्या भट्ठी में संपन्न कराया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें धातु यहाँ पर मिल जाता है, मतलब कि निष्कर्षित यहाँ पे धातु का निष्कर्षण हम कर लेते हैं इस प्रक्रम के माध्यम से। जैसे अभी ऊपर आपने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है आपके पास, और उसमें आप जब कॉपर ऑक्साइड या किसी ऐसे जो भी सदस्य आपने ऊपर बनाए थे, कॉपर ऑक्साइड था, फेरस ऑक्साइड था, ऐसा कुछ, तो वहां पर जो अशुद्धियां रहती थी उसके लिए एक गालक का प्रयोग आप कर रहे हैं। पहले प्रगलन समझ में आ गया। प्रगलन को मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूं जल्दी से। मैंने कहा भर्जित या निस्तापित अयस्क को किसमें कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। और प्रगलन क्या किसमें होता है? वात्या भट्ठी में होता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं? धातु को अलग करते हैं। ठीक है, यहां तक। अब धातु को अलग कर दिया आपने, तो अब इसके बाद इसमें कहा यह जा रहा है कि जब धातु आप अलग करते हैं तो उनमें अब क्या अशुद्धियां रहेगी? तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां लास्ट में रह जाती है ना। तो और दूसरी चीज यहाँ पे आपने कहा गालक का, तो गालक को पहले हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं। गालक जिसको आप फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। गालक वो होता है जब अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हों, उपस्थित ऑक्साइड की जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को, अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को गालक कहते हैं। क्या कहा आपने? अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो गालक कहलाता है। और गालक दो ढंग के होते हैं, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक। अम्लीय गालक का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्षारीय हों, और क्षारीय गालक का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय हों। ठीक। अब जैसे एक प्रमुख आपका अम्लीय गालक होगा SiO2, और जो आपका क्षारीय गालक होगा वो CaCO3 या ये लिखा रहता है CaO के रूप में। ठीक है, ये कौन सा है? क्षारीय गालक है, और ये कौन सा है? आपका अम्लीय गालक है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी है यहाँ पे। जहां से भी आपने धातु को अलग कर ले, इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां होंगी जिनका शोधन हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए आपको इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। जो भी कुछ अगर आपको समस्या होगी इस टॉपिक पे, कुछ चीजें कहीं स्पष्ट नहीं होंगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या विद्यालय द्वारा प्रोवाइड किया गया जो आपको व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर, उनसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप लोग कंटिन्यूसली देखा करें, साथ साथ चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।